कहते हैं ना, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है और एक क्लासरूम किसी भी देश का फ्यूचर तय कर सकता है। तो आज हम इन्हीं दो जबरदस्त चीजों के जरिए मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी को समझेंगे, प्रेस और एजुकेशन। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम देखेंगे कि भारत में छपाई की शुरुआत कैसे हुई। फिर ये समझेंगे कि उस छपाई से जो आवाज उठी उस पर पहरा कैसे बिठाया गया। उसके बाद हम स्कूल और कॉलेजों की दुनिया में चलेंगे और आखिर में हम उस कलम की ताकत को महसूस करेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम रोल निभाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब कागज पर छपी स्याही ने भारत में आइडियाज के फैलने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, 1557 में जब पोर्चुगीज मिशनरीज ने गोवा में इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई तो उनका मकसद तो बस रिलीजियस किताबें छापना था। उन्हें क्या पता था कि वो एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। फिर सदियों बाद 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक बड़े ही दिलेर आयरिश आदमी ने बंगाल गजट शुरू किया। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था जो सरकार की पोल खोलने से जरा भी नहीं डरता था। और हाँ, इसी वजह से वो हमेशा मुश्किलों में भी फंसे रहते थे। और फिर 1826 में उदंत मार्तंड के साथ हिंदी पत्रकारिता ने अपना सफर शुरू किया। अब देखिए, जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स के जरिए आम लोगों की आवाज बुलंद होने लगी, अंग्रेजी हुकूमत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बस यहीं से शुरू हुआ आवाज को दबाने और कंट्रोल करने का एक लंबा खेल। ये पूरी सिचुएशन एक पेंडुलम की तरह थी जो आज़ादी और पाबंदी के बीच लगातार झूल रही थी। कभी लॉर्ड वेल्सली जैसा कोई आता और कहता था कि भाई छापने से पहले सब कुछ सरकार को दिखाना पड़ेगा, तो कुछ साल बाद चार्ल्स मेटकलविफ जैसे लोग आए जिन्होंने इन पाबंदियों को हटा दिया और उन्हें लिबरेटर ऑफ द प्रेस का खिताब भी मिला। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं थी, जैसा कि अब आगे देखेंगे। यहां हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच दिखती है। एक तरफ मेटकाफ थे जो मानते थे कि आइडियाज को आज़ादी से बहने देना चाहिए। दूसरी तरफ थे लॉर्ड लिटन जो भारतीय भाषाओं में छप रहे बेबाक अखबारों से डर गए थे। उन्होंने बनाया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। इसका असली मकसद सिर्फ एक था, सरकार से असहमति रखने वाली आवाजों को चुप कराना। इस एक्ट ने तो मैजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे दी थी कि वो बिना किसी कोर्ट अपील के कोई भी बागी लगने वाली चीज को जब्त कर सकता था। ओके, तो कलम की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं क्लासरूम और किताबों की दुनिया में। देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका असली मकसद क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ। तो 1835 में मैकॉले एक थ्योरी लेकर आए जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फंडा बड़ा सिंपल था, समाज के सिर्फ अपर क्लास को अच्छी इंग्लिश एजुकेशन दो और ज्ञान अपने आप छन छन कर, मतलब फिल्टर डाउन होकर आम जनता तक पहुंच जाएगा। सुनने में तो ये बड़ा एफिशिएंट लगता था, लेकिन असल में इसने एक छोटे इंग्लिश बोलने वाले इलीट वर्ग और एक बहुत बड़ी अनएजुकेटेड आबादी के बीच एक बहुत गहरी खाई बना दी। फिर आया 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे अक्सर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत में एजुकेशन की दिशा तय कर दी। ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज की लिस्ट नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। पहली बार प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक सिस्टम बनाया गया। इसमें लोकल भाषाओं को स्कूल लेवल पर जगह दी गई, लेकिन हायर एजुकेशन की चाबी इंग्लिश ही बनी रही। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना ने भारत में हायर एजुकेशन के एक नए दौर की शुरुआत की। तो वुड्स डिस्पैच ने बड़े बड़े वादे तो कर दिए, पर क्या जमीन पर कुछ काम हो भी रहा था? इसी के जांच करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन को भेजा गया। उनका मेन काम था जमीनी हकीकत का पता लगाना, खास तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में। ये सफर आगे भी चलता रहा। 1904 में सरकार ने यूनिवर्सिटीज पर अपनी पकड़ और मजबूत की, शायद बढ़ते हुए राष्ट्रवाद से डरकर। लेकिन एक बहुत बड़ा और विजनरी बदलाव आया 1944 में सर्जेंट प्लान के साथ। पहली बार 6 से 11 साल के हर भारतीय बच्चे के लिए मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन का आइडिया टेबल पर रखा गया। ये एक बहुत बड़ा सपना था जिसने आज़ाद भारत की पॉलिसीज की नींव रखी। ऑलराइट, तो हमने प्रेस और एजुकेशन की फाउंडेशन समझ ली। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें मिलीं तो क्या कमाल हुआ। चलिए उन शब्दों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने एक पूरे देश को जगा दिया। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी गई, वो अखबारों और किताबों के पन्नों पर भी लड़ी गई। महात्मा गांधी ने अपनी सीधी सादी भाषा में यंग इंडिया और हरिजन के जरिए लाखों लोगों से डायरेक्ट बात की।
उनकी कलम में वो ताकत थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी जो अपने अखबारों केसरी और मराठा से विचारों में आग लगा रहे थे। एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की कलम भी रुकी नहीं। मतलब हर नेता की अपनी एक कलम थी और हर पब्लिकेशन आज़ादी के लिए एक हथियार था। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर तक हर किसी ने अपनी कलम से योगदान दिया। इन लेखों और किताबों ने न सिर्फ अंग्रेज़ों पर सवाल उठाए बल्कि भारत के भविष्य की कल्पना को भी एक शक्ल दी। अच्छा, अब एक मज़ेदार सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या कोई बता सकता है कि द इंडिपेंडेंट जर्नल किसने शुरू किया था? अगर किसी ने जवाहरलाल नेहरू सोचा तो ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है। असल में ये जर्नल उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। एक और दिलचस्प किस्सा अमृत बाजार पत्रिका से जुड़ा है। इसकी वो कौन सी खास बात है जो इसे इतिहास में सबसे अलग बनाती है? दिस वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रिटिश सेंसरशिप को मात देने के लिए ये एक शानदार और साहसी कदम था। उस दमनकारी वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों को टारगेट करता था, अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर्स ने रातों रात अपना पूरा अखबार बंगाली से अंग्रेजी में बदल दिया। ये उस दौर के भारतीय पत्रकारों की जबरदस्त हिम्मत और सूझबूझ को दिखाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दादा भाई नौरोजी ने रास्त कोफ्तार, जिसका मतलब है सच का रास्ता, के जरिए आर्थिक शोषण को उजागर किया। तो वहीं नील दर्पण नाटक ने नील किसानों की दुर्दशा को इतनी असरदार ढंग से दिखाया कि पूरे देश में गुस्सा फैल गया। मतलब हर पब्लिकेशन का एक मकसद था, एक आवाज थी। तो आज की दुनिया में जहां ओपिनियंस 280 कैरेक्टर्स में बनते और बिगड़ते हैं, हम इन दूरदर्शी लोगों से क्या सीख सकते हैं? उन्होंने हमें दिखाया कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी कलम क्या है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।